नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एयरटेल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है संजय शर्मा। हम चला रहे हैं ई अकाउंटेंट की क्लासेस। दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2020। आज हमारी 7th क्लास है। कल हमने क्लास ली थी 6th क्लास, जिसके ऊपर हम आपको सब समझा रहे थे जीएसटी चैनल। दोस्तों, जीएसटी चैनल को समझाने के लिए हमने वैट मॉड्यूल का सहारा लिया था, क्योंकि जो जीएसटी चैनल है वो वैट मॉड्यूल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, वैट मॉड्यूल हमारे लिए समझना आसान भी है और एक लाभदायक भी है, क्योंकि कुछ लोग जिस कंपनी में जाएंगे हो सकता है वहाँ पर वैट के कुछ पुराने केसेस चल रहे हों, जिनको समझ पाना उनके लिए लाभदायक हो। जो स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें इनका फ़ायदा जल्दी मिला हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे 2017 में जब जीएसटी आया था तब उन्हें वैट का फ़ायदा उनसे मिल गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हम अपने वैट मॉड्यूल को समझाते हुए वैट मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम जीएसटी चैनल का एक पार्ट है, क्योंकि सेम इसी के ऊपर है। ये वैट मॉड्यूल जो है जीएसटी का प्रारूप है, या हम ये कह सकते हैं कि नींव है। इसी के ऊपर ही हमारा जीएसटी चैनल चलता है। ठीक है, कल मैंने आपको अपना एक एग्जांपल दिया था दोस्तों, याद होगा। मैन्युफैक्चरिंग, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अगर सिंगल पॉइंट पे टैक्स लेता, जहाँ मैन्युफैक्चरर से अगर वो टैक्स लेगा तो सिर्फ 50 रुपये लेगा। लेकिन जब बुद्धिजीवों ने जाना कि अगर हम इसको लास्ट पॉइंट पे लेते हैं, जो एमआरपी है, या लास्ट पॉइंट पे अगर हम लेंगे तो हमारे लिए इस पर टैक्स कलेक्शन जो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 300 रुपये बनता था। मैंने अपना लास्ट वैल्यू जो कंज्यूमर वैल्यू 3000 ली थी अपने कल के क्वेश्चन में, आप सबको याद होगा। ठीक है, याद नहीं भी होगा तो भी हम इसको नए तरीके से ही कर रहे हैं, और ये उसी के तर्ज के ऊपर चल रहा है। मैंने एग्जांपल इसीलिए सेट पहले से कर रखा है, क्योंकि हमने जो कल की क्लास में चल रहा था सेम उसी के ऊपर है ये। ठीक है जी, हमने जाना कि अगर कंज्यूमर के लास्ट पॉइंट पे अगर टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो हमें टैक्स कलेक्शन होता है 300 रुपये। ठीक है, और जो कि 6 गुना है किससे, हमारे सिंगल पॉइंट सिस्टम से। तो देखो सरकार की कितनी आमदनी बढ़ती है, कितना फ़ायदा उन्हें होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ हम तक पहुंचती कैसे है, ये हर जगह हमें पता है कि मैन्युफैक्चरर से सीएनएफ से एसएस सुपर स्टॉकिस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, देन कंज्यूमर, फिर वो कंज्यूमर के पास आती है। तो बुद्धिजीवों ने जाना कि ये सब लोग जो कि उपभोक्ता नहीं होते, सिर्फ इसको आगे पहुंचाने का काम करते हैं हर व्यक्ति तक, अलग अलग स्टेट से। तो वो सब अपना कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड करते हैं। तो इसका नाम पड़ा था वैट का वैल्यू एडिड टैक्स। वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब जितनी भी वैल्यू ऐड होती जाएगी उसी कंपोनेंट पे टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। हमने अपने इस क्वेश्चन को समझने के लिए 10% लिया है। कल मैं 12.5% ले रहा था, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी, हमें अंडरस्टैंड करना है अभी। तो हम मान के चलते हैं कि टैक्स रेट 10% है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि मैन्युफैक्चरर ने अपना एक आइटम जिसकी वो वैल्यू रखता है 50 रुपये, 500 रुपये, और वो 500 रुपये का बेचता है सीएनएफ को। मैन्युफैक्चरर अपना एक आइटम सीएनएफ को 500 रुपये का बेचता है। अब मैन्युफैक्चरर जब सीएनएफ को बेचेगा तो उस पर 10% टैक्स वो देगा 50 रुपये। ठीक है, वो 50 रुपये टैक्स देगा। लेकिन उसने जो परचेज किया था, हम ये मानते हैं कि उसने मैन्युफैक्चरिंग की जो इनपुट आइटम ऐसे थे, वो फॉर एग्जांपल आटा, ब्रेड, गेहूं वगैरह मान लो। ठीक है ना, तो ये बिस्किट वगैरह बेचने का काम है, तो उसके ऊपर वैट नहीं था या टैक्स नहीं था उसके ऊपर। तो इनपुट कुछ नहीं है उसके लिए, आउटपुट 50 रुपये। ठीक है जी, सेम सीएनएफ क्या करेगा, सुपर स्टॉकिस्ट को बेचेगा, अपना मार्जिन ऐड करके उसने बेचा 800 रुपये का, तो उस पर 10% टैक्स 80 रुपये बनता है। ऐसे ही सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा 1500 का माल, 1500 के ऊपर 10% बनता है 150 रुपये। यही 150 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर अपना इनपुट लेता है, और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचता है 2200 का, जिसपे 10% के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 220 रुपये। रिटेलर कंज्यूमर को देता है 3000 का। ठीक है ना, तो उसके ऊपर टैक्स बनता है 10% के अकॉर्डिंग 300 रुपये। तो एक क्वेश्चन निकल के आया था कि क्या इतना टैक्स देना है, मतलब आपके अकॉर्डिंग 50 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 220 प्लस 300, क्या 800 रुपये टैक्स लग जाएगा? है 800 रुपये टैक्स, मजाक कर रहे हो? हमने कहा नहीं, 800 रुपये टैक्स नहीं होगा। यह है वैल्यू एडिड, जिसने जितनी वैल्यू ऐड करी सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। जितनी वैल्यू ऐड हो रही है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जितनी परचेज थी उसको माइनस करते चलेंगे। परचेज थी माइनस करते चलेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। इस टैक्स को समझने के लिए, जितना भी ये इसको बेच रहा है तो ये इससे खरीद रहा है ना। जब ये बेचेगा तो इसने खरीदा था, इसने टैक्स दिया कितना था, सीएनएफ ने कितना टैक्स दिया था 50 रुपये, इससे खरीदा था तो 50 रुपये टैक्स दिया था ना। अब सीएनएफ बेच रहे तो कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, 80 रुपये। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 30 रुपये टैक्स जमा करा दिया जाएगा सरकार को।
और ये देखो, अगर आप देखते भी हो तो 500 रुपये का माल खरीदा था और इसने 300 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया, 500 प्लस 300 प्रॉफिट ऐड किया ना, ठीक है, तो ये कितना बना 800 रुपये। तो 800 का 10% 80 रुपये। और मैंने क्या कहा, सरकार को वैल्यू एडिड टैक्स है, तो 80 माइनस 50 कर दोगे तो कितना 30 रुपये, और 300 रुपये का 10% लोगे तो भी 30 रुपये आता है, यही है। लेकिन इसमें कोई चैनल टूट ना जाए, इसीलिए कहा गया है कि जो जिससे परचेज करेगा वो उसका इनपुट लेता चलेगा और जो आगे बेचता जाएगा उसका टैक्स कलेक्ट करता जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एक दुकानदार है या एक डीलर है जिसके पास में 50 आइटम है, तो ये तो नहीं कि बिस्कुट का टैक्स वो बिस्कुट से एडजस्ट करेगा या कहेगा जी मैं तो तेल का टैक्स है, जो तेल पे तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो दूसरे के साथ एडजस्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं, आइटम बेस्ड नहीं है, उसकी एग्रीगेट परचेज और सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ये टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल कितनी है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हम समझते हैं। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए मैंने बनाया इनपुट। मैन्युफैक्चरर का इनपुट कितना था 0, मैन्युफैक्चरर का आउटपुट कितना था 50 रुपये टैक्स, नेट पे सरकार को कितना गया 50 रुपये। सीएनएफ का इनपुट कितना था, जिस सीएनएफ का इनपुट था 50 रुपये, सीएनएफ ने अपने 500 खरीदा था ना, तो 50 रुपये उसने टैक्स के रूप में भी दिए थे, ठीक है। और सीएनएफ का आउटपुट कितना था जी 80 रुपये, ठीक है। तो नेट पे सीएनएफ के माध्यम से कितना हुआ जी 30 रुपये, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट कितना था जी, डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट था 80 रुपये टैक्स, और आउटपुट टैक्स कितना लिया था डिस्ट्रीब्यूटर ने, सुपर स्टॉकिस्ट ने 150 रुपये, ठीक है ना। तो कितना हो गया 70 रुपये। अब सेम इसी के ऊपर चलते हैं आगे, इसका था 150 रुपये, इसने आगे कलेक्ट किया 220 रुपये, तो 150 इनपुट 220 आउटपुट माइनस 70 रुपये ये सरकार को। ये सारी फिगर जो है, जितनी भी ये फिगर हैं, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गई है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गई हैं। अब रिटेलर ने 220 रुपये इनपुट था और आउटपुट जब उसने दिया तो 3000 का, तो जिस पे टैक्स बनता है 300 रुपये। 220 इनपुट 300 रुपये आउटपुट माइनस किया 80 रुपये, ये सब गवर्नमेंट के पास गया। अगर गवर्नमेंट यहाँ से लेती तो हमने कल अपने उसमें एक प्रॉब्लम क्या जानी थी कि हर रिटेलर तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है, इतने स्टाफ हायर करना पड़ जाएगा। मैंने आपको बताया था कैनन ऑफ प्रिंसिपल, जिसके ये था कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है शुड नॉट बी ग्रेटर देन द कलेक्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। कि हमने टैक्स तो कलेक्ट किया लेकिन खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो हमारा तो कुछ खर्चा नहीं लगा ना। अब ये लोग आपस में इनपुट लेते फिर रहे हैं। अगर इसने अपने 220 रुपये या तो ये सरकार को जमा करा दे, या तो ये 220 रुपये सरकार को जमा करा दे, नहीं तो ये कहेगा जी 150 रुपये बचाने ना इसको। ये क्या कहेगा, देखो जी मैंने तो परचेज भी कर रखी थी 150 की, कहेगा हाँ। तो ये देखो सरकार का खर्चा कम है। अब ये लोग आपस में ही कैलकुलेशन करके दे देते हैं कि जी ये मेरी परचेज थी, ये मेरी सेल थी, माइनस कर दो जी, ये आ गया मेरा, तो ठीक है ना। तो सेम इसी तर्ज के ऊपर इसको टोटल करोगे तो सरकार के पास टोटल कितना पैसा आया 50, 3, 70, 80, 80, 150, 120, 220 और 80, 300 रुपये। सरकार के पास वही 300 रुपये आ गए जो लास्ट पॉइंट टैक्स सिस्टम के अंदर आने थे, जो लास्ट पॉइंट टैक्स सिस्टम के अंदर से आने थे, वही वैल्यू गवर्नमेंट के पास में आ गई, ठीक है जी। समझे वैट मॉड्यूल को कि जो डीलर है, जो दुकानदार है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर स्टॉकिस्ट है, इस दुकानदार ने ये 300 रुपये टैक्स जमा कराना था ना सरकार को, लेकिन सरकार ने क्या छूट दी, भाई तो अपनी परचेज बता दे, तुम अपनी परचेज बता दो और दिया हुआ टैक्स बता दो, हम उसमें से माइनस करने की आपको छूट दे देते हैं। तो वो अपनी इनकम टैक्स अपनी सेल टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी सेल टैक्स रिटर्न के अंदर वैट के अंदर क्या करता था, 300 रुपये बताता था कि उसने बेचा है माल, और 220 का जी उसने 2200 का माल खरीदा था, तो अपना माइनस करके बता देता जी मेरे को तो 80 रुपये देने हैं आपको। वो कहेगा अच्छा ठीक है। तो समझ गए वैट चैनल को, ये हमारा वैट चैनल था। इसी तर्ज के ऊपर जीएसटी चैनल चलेगा, ठीक है। आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं। उसके बाद अब वैट मॉड्यूल को आप समझ गए हैं, अब मैं जीएसटी चैनल को समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो 7th क्लास बहुत छोटी सी बनाई है मैंने, 8th क्लास आपकी अभी थोड़ी देर में हम बनाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए कारगर रहेगी। ये उनके लिए जिन्हें वैट चैनल समझना था, वैट मॉड्यूल समझना था जीएसटी के लिए, ठीक है। ये आपके लिए आसान रहेगा। और वीडियो बहुत लंबी बनती है तो उन्हें अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम इनको, क्योंकि लॉकडाउन के चलते नेट की स्पीड कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इन्हें समझाएं और जिसे जो पॉइंट समझना है वो उसी से समझ सके, ठीक है। अब आप सबके लिए जीएसटी चैनल को समझना बहुत आसान होगा। हम जीएसटी चैनल को समझाएंगे। जीएसटी चैनल मैंने
अपना बना रखा है जो जीएसटी चैनल है। ये प्लास्टिक माइन के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन बना हुआ था, मैंने इसके ऊपर कराया था। ये क्वेश्चन एक बनाया हुआ है मेरे एक पुरानी बुक के ऊपर, ठीक है। तो इसी के ऊपर अब आपको जीएसटी चैनल समझा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।